वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 29 जुलाई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तीन टॉपिक जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित है। पहला है काकात्या रामप्पा टेम्पल, दूसरा है धौलावीरा और तीसरा है लिवरपूल। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं काकात्या रामप्पा टेम्पल के बारे में। दरअसल चाइना में अभी जो है यूनेस्को का 44वां सेशन चल रहा है। इसी के तहत विश्व भर के जो धरोहर स्थल होते हैं उसे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसी के तहत भारत के दो स्थलों को चयन किया गया है। एक है रामप्पा टेम्पल और दूसरा है धौलावीरा। धौलावीरा जो है 40वां और एक काकात्या का जो रामप्पा टेम्पल है वह है 39वां स्थल बन चुका है। तो चलिए पहले बात करते हैं काकात्या के रामप्पा टेम्पल के बारे में। इस मंदिर का दूसरा नाम जो है रामलिंगेश्वर टेम्पल है। इसे बनाया गया था 1213 एडी में। उस समय काकात्या वंश के जो शासक थे काकाती गणपति देव थे और इन्होंने अपने चीफ कमांडर यानी कि सेनापति रुद्र समानी के संरक्षण में इस मंदिर को बनाया था। कहाँ पे? ओल्ड वारंगल में, जो कि अभी तेलंगाना में आता है। तो जो ये मंदिर बनाया गया था, तो ये जो नाम रखा गया है इसे गणपति देव या फिर रुद्र समानी के नाम पर नहीं, बल्कि इनके जो स्कल्पचर है यानी कि जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है रामप्पा, उनके नाम पर इसे रख दिया गया। और ये काफ़ी कम उदाहरण इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि इस तरह से नाम रखे जाते हैं किसी बनाने वाले के। बात करें इस मंदिर के शैली की, तो ये जो है काफ़ी, इसकी जो ईंटें हैं वो काफ़ी हल्की है और इतनी हल्की है कि वो पानी पे भी तैर सकती हैं। आप इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं इस मंदिर के। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो अब यूनेस्को का भी ये स्थल बन चुका है और भारत का 40वां हेरिटेज साइट। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कौन सा स्थल है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है जो कि यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ है। यहाँ पे आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो संपूर्ण विशेषताएं हैं वो देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देखिए, सड़कें, घरों की जो चौड़ाई लंबाई, किस प्रकार से आयताकार में बनाए जाते थे, हर प्रकार से, जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी शहर है। इसमें आपको यहाँ पर कॉपर सेल, स्टोन ज्वेलरी जो होते हैं, टेराकोटा, हड्डियों के जो ज्वेलरी या फिर उसके वस्तुएं वे आपको मिल जाएंगे देखने को। इसे सबसे पहले खोजा गया था जेपी जोशी की अध्यक्षता में वर्ष 1968 में। इसके बाद वर्ष 1990 में खोजा गया आरएस बिष्ट के नेतृत्व में। उसके बाद इस शहर जो है धौलावीरा प्राचीन शहर, इसे खोजा गया सबसे पहले कब? 1968 में। और उसके बाद 1990 में, 1968 में जब खोजा गया था उस समय जेपी जोशी अध्यक्षता थे और उसके बाद जब 1990 में खोजा गया तब उस समय आरएस बिष्ट। तो याद रखिएगा, आरएस बिष्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। बात करें धौलावीरा की, तो बताया जैसा कि आपको यह आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला ऐसा साइट है जो कि इसे टैग किया गया है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। ये जो साइट है वो मोहनजोदाड़ो, कावेरीवाला और हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में है, जबकि भारत में है राखीगढ़ी। तो ये 4 स्थलों के बाद ये 5वां ऐसा बड़ा स्थल है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यानी कि अगर भारत में बोला जाए तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? ये धौलावीरा है। पहला कौन है? राखीगढ़ी। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में बात किया जाता है तो ये 5वां सबसे बड़ा है धौलावीरा। अब बात करते हैं गुजरात में जो स्थल है उसमें, यानी धौलावीरा के मिलने से पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल थे गुजरात में उसके बारे में। तो पहला स्थल जो था वो है लोथल, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। इसके बाद ये धौलावीरा मिला। उसके बाद कई सारे स्थल मिले गुजरात में, जैसे कि रंगपुर, जो कि भादर रिवर के नज़दीक है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के पास। इसके बाद लोथल जो है वो तो आपने देखा अहमदाबाद में है, रोजदी राजकोट में, प्रभास, ये जो लखवल है जो जामनगर में है, और देसलपुर ये भुज तालुका में आता है। तो यह धौलावीरा के बारे में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेडियम। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार से साइन बोर्ड था, यहाँ पे इसको यहाँ बनाया गया, तो ये सब वहाँ से पाए गए। यहाँ पे आपको स्टेडियम, क्योंकि पहले के जो आज से 5000 वर्ष पूर्व ये काफ़ी विकसित एक प्रकार का नगर हुआ करता था, तो यहाँ पर खेल का भी आयोजन किया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेडियम भी पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइन बोर्ड जिसे दर्शाता था कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते थे बोर्ड पर लिख करके। यहाँ पे आप देखिए धौलावीरा यहाँ पे आता है, यह है RS बिस्ट। आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसे बनाया जाता था, गलियों को और घरों को इस प्रकार से एक पैटर्न हुआ करता था। आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक पैटर्न हुआ करता था एक शहर का। यहाँ पर बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे किस प्रकार से इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें टेंटेटिव लिस्ट होते हैं, यानी कि किसी भी साइट को शामिल करने के लिए एक लिस्ट बनाया जाता जिसे टेंटेटिव लिस्ट बोला जाता है। ये दोनों जो साइट इसमें गए हैं यूनेस्को में, तो इसका जो टेंटेटिव लिस्ट जो था वो कब बनाया गया था, 2014 में, और अब हुआ 2021 में इसे मिला। लगभग 7 वर्ष लग गए, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है कि विचार विमर्श करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है कि किसी भी साइट को वहाँ की राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार क्या करती है कि एक मतलब हाईलाइट करती है कि इस साइट को हमें इसमें शामिल करना है, तो उसके लिए एक लिस्ट बनाती है। इसी के तहत दूसरा जो काम किया जाता है वो नॉमिनेट किया जाता है, मतलब जो फाइल है उसे भेजा जाता है। उसके बाद ये जो फाइल है एडवाइजरी जो बॉडी होते हैं उनके पास जाता है, जहाँ पे यह स्वतंत्र रूप से इवेल्युएट की जाती है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास यह अंतिम रूप से पाया जाता है। उसके बाद जो है यहीं से जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके बाद किसी भी स्थल को लिस्टिंग की जाती है। इसमें टोटल 10 क्राइटेरिया है। तो इसी 10 क्राइटेरिया के आधार पर क्या होता है, किसी भी स्थल को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 के, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे एक और जो है लिस्ट है जो कि इंडिया के जो 40 शामिल हुए हैं उसे यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे कि अजंता गुफा 1983 में 3 अन्य हुए थे, कौन, अजंता के अलावा एलोरा, आगरा और ताजमहल। ये 4 जो स्थल है 1983 में भारत के जो धरोहर स्थल है उसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। इसके अलावा जो कोणार्क का सन टेम्पल है पुरी में 1984 में। इसके अलावा ये जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है इसे भी शामिल किया गया था 1984 में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, इन सबको 1985 में, जबकि 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। एक कॉन्वेंट चर्च जो है गोवा के उसे, इसके अलावा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो हम्पी होते हैं वहाँ के जो, इसके बाद फतेहपुर सिकरी, जबकि 87 में ये पड़क्कल जो मंदिर है उन्हें शामिल किया गया था। कर्नाटक में जो है एलिफेंटा गुफा को भी 1987 में। इसके अलावा ग्रेट लिविंग जो चोला टेम्पल है कि चोल वंश के जो मंदिर थे उनको, यहाँ पर देखिए 3 मंदिर है उनको शामिल किया गया था। पहला है बृहद्रेश्वर यानी कि गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर। इसके अलावा ये जो तंजावुर का बृहद्रेश्वर मंदिर है उसे भी शामिल किया गया था, और एरावतेश्वर टेम्पल। इन सबको हमने आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक हैं उसमें डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क को भी इसमें शामिल किया गया था। नंदा देवी जो वैली है उसे 2005 में, जबकि बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है कहाँ पे, सांची में, उसे 1989 में ही शामिल किया गया था। हुमायूं जो टॉम्ब है 1993, कुतुब मीनार को भी 1993 में। यहाँ पे 3 जो माउंटेन रेलवे है उससे भी शामिल किया गया था। 3 जो माउंटेन रेलवे हमारे यहाँ कौन कौन है, एक दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला, ये जो माउंटेन रेलवे इसे भी शामिल किया गया है। तो ये तीनों एक ही में आते हैं माउंटेन रेलवे में, कौन कौन, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला। इसके बाद महाबोधि टेम्पल जो है गया में, बोध गया में, तो इसे 2002 में शामिल किया गया था। इसके अलावा भीमबेटका गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसे, इसके बाद चंपानेर पावर्ग आर्कोलॉजिकल जो पार्क है गुजरात में, इसे शामिल किया गया था। लाल किला जो कॉम्प्लेक्स है 2007 में शामिल हुआ यूनेस्को में।
जंतर मंतर 2010 में, पश्चिमी घाट यानी कि जो एरिया है ये भारत का ये वाला, इसे शामिल किया गया था इस पूरे एरिया को 2012 में। इसके अलावा हिल फोर्ट जो है राजस्थान के 2013 में। तो इसमें भी कई सारे स्थल आ जाते हैं हिल फोर्ट में, जैसे कि चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, आमेर। इसके अलावा आमेर का जो सब क्लस्टर है उसे जैसलमेर और गरौन। 2014 में रानी की बाव को शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसे 2014 में ही शामिल किया गया। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा यानी कि नालंदा महाविहार को भी 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, अभी आपने देखा यहाँ पे कल्चरल होते हैं और एक जो होते हैं नेचुरल, जबकि ये जो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है इसे मिक्स्ड में शामिल किया गया था। कब? 2016 में। यहाँ पे कार्बोविजर यानी कि चंडीगढ़ के जो हैं शहर, उसको किस प्रकार से बनाया गया था कार्बोविजर के द्वारा, तो इसे भी शामिल किया गया था वर्ष 2016 में। इसके अलावा ये जो अहमदाबाद शहर है 2017 में, और यहाँ पे जो गॉथिक बिल्डिंग आर्ट होते हैं उसे 2018 में शामिल किया गया था। जयपुर को 2019 में, और अभी आपने देखा 2 स्थलों को, 39वां रामलिंगेश्वर टेम्पल और 40वां कौन सा हुआ हमारा धौलावीरा। तो ये है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित न्यूज। यहाँ पे तीसरा जो है वह भी लिवरपूल से संबंधित। दरअसल ये जो है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से निकाल दिया गया है, इसे शामिल किया गया था 2004 में। यह जो है इंग्लैंड के मर्सी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि इंग्लैंड के जो वेस्टर्न भाग में है यहाँ पर यह लिवरपूल है। तो ये जो शहर है इसे कब शामिल किया? 2004 में। इसे इसलिए डिलिस्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब निर्माण कार्य करने के कारण इसकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, जिस कारण से यूनेस्को के द्वारा यानी कि उसके जो कड़े नियम हैं उसके तहत इस शहर को अब वहाँ से हटा दिया गया। तो इसे याद रखिएगा, लिवरपूल जो है वह अब यूनेस्को का हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि उसे वहाँ से अब निकाल दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से संबंधित। इसे जारी करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा फोरकास्ट किया गया यानी कि अनुमान लगाया गया कि एशिया, इसके अलावा इंडिया जो है उनकी अर्थव्यवस्था जो है उसमें गिरावट आएगी। कारण क्या है? एक तो कोरोना वायरस और दूसरा जो है स्लो वैक्सीनेशन। देखिए, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग जाते हैं, और स्लो वैक्सीनेशन के कारण क्या होगा कि वैक्सीनेशन अगर पूरी तरह से नहीं होगा तो सभी लोग सुरक्षित नहीं होंगे, फिर से लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार की जब अर्थव्यवस्थाएं बंद होगी तो आर्थिक क्रियाकलाप तो होगा नहीं, तो इकोनॉमिक क्या होगा? वो डाउन होगा। इसीलिए जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF के द्वारा कहा गया कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट आएगी। जैसे कि IMF के द्वारा कहा गया कि एशिया का जो है अर्थव्यवस्था 7.5% के दर से बढ़ेगी, जो कि पिछले अनुमान के अनुसार 1.1% जो है वह कम है। इसके अलावा जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह भी 0.5% की दर से नीचे गिरेगी। जबकि भारत के बारे में बात किया जाए तो इसमें 3% कम कर दिया गया है। पहले 12.5% बोला गया था, लेकिन अब जो है 9.5% बोला गया है। चाइना के बारे में भी कम कहा गया 8.1%, जो कि उससे 8.4 से 0.3% जो है कम है। तो यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक संबंधित न्यूज़। बात करते हैं IMF की, तो इसे बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को, और इसके जो अभी चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भारतीय ही है, गीता गोपीनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन। अभी हमने यूनेस्को के बारे में डिस्कस किया था, बताइए उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो है पेरिस। नेक्स्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंधित न्यूज़। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर इलेक्शन करवाया गया इस संडे को, तो उसमें जो है यहाँ पर जो न्यूज़ बने उसे हम देखेंगे। यहाँ पर जो POK है, दरअसल ये जो है एक प्रकार से हमारे भारतीय जो क्षेत्र है कश्मीर उसी का हिस्सा है, लेकिन 1949 के बाद ये जो है एक विवादित स्थल बन चुका है ये वाला एरिया, और इसे हम POK के नाम से यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से सीटों को निर्धारण किया गया। जैसे कि भारत की तरफ से जो है जम्मू और जो कश्मीर है उसमें टोटल कितने 111 जो सीट है, उसमें यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं।
लेकिन जो है अभी जो है 87 पे ही होते हैं, जबकि 24 जो क्षेत्र है वो पीओ के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखा है, लेकिन अब तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो है चुनाव 1970-80 के दशक से यहाँ से किया जाता है और यहाँ पर अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाता है। यहाँ पे अगर डिटेल से बात करें तो ना तो ये भारत के क्षेत्र में आता है, ना ही पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। संवैधानिक रूप से बात की जाता है, ये जो है एक प्रकार से विवादित स्थल है और यहाँ पर अंतरिम सरकार को बनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान इसकी सहायता करता है। तो चलिए जानते हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वह है 53। इसके अलावा यहाँ पर जो चुनाव करवाया जाता है वो पाकिस्तान फोर्सेस के संरक्षण में यहाँ पर किया जाता है। ये जो है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर 1970 में सबसे पहले यहाँ पर चुनाव करवाया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन, और इसी के तहत जो है यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, क्योंकि ये ना तो अभी भारत में शामिल है ना ही पाकिस्तान में शामिल है। यहाँ पर जो 53 में से 45 जो सीट हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 8 का जो है नॉमिनेशन किया जाता है, जिसमें 5 महिलाएं होती है। इसके बाद एक जो होता है प्रोफेशनल होता है, जबकि एक पीओ का जो पीओ के हैं उसके रेजिडेंट होते हैं, और एक जो है उलेमा वर्ग से आते हैं। और यहाँ पर जो शासन चलता है ये 5 वर्ष के लिए चलता है। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये है पीओ के संबंधित जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।